आप सभी को मेरा नमस्ते। आज की कहानी है फांस एवं कहानीकार है गोविंद मिश्र। चलिए कहानी का वाचन करते हैं। हम फांस की ओर चलते हैं। रात बहुत नहीं हुई थी पर पूस की अंधियारी गांव के ऊपर लटक आई थी। निचली तह में जमे हुए धुओं की नीली नीली चादर। आज रामपुरा की हाट थी। आज के रोज इस गांव और आसपास के दूसरे गांव के लोग हफ्ते भर की खरीद फरोख्त के लिए रामपुरा निकल जाते और फिर ब्यारी के समय तक ही गांव लौटते थे, पैदल, साइकिल या बैलगाड़ी पर। वे दो थे, कड़क फुर्तीले जवान। भीतर फाएं फाएं करता तनाव, बेचैनी जिसे उन्होंने ऐसे बांध लिया था जैसे फर फर करते कुर्ते को फंटे से बांध लेते हैं, एकदम कसे हुए। वे दरवाजे पर आ खड़े हुए। फिर संघे हाथों से उन्होंने बाहर की सांकल खड़काई और भीतर की तरफ कान लगा दिए। उनका अंदाजा सही था। घर में सिर्फ पलटू और उसकी माँ थे। पलटू की माँ की आवाज़ घर के किसी भीतरी कोने से उठी और फिर उन तक बढ़ती हुई सुनाई दी। मतई बाप ने कछु नाम नहीं रखो का जो बताओ तो नहीं बनत। पलटू की माँ भुनभुना रही थी। भौजी, हम है जग्गू। पलटू के दद्दा हाट में मिले थे। बोले घर पहुँचो, वो पीछे पीछे आते हैं, कुछ ज़रूरी बातें करना है उनसे। पलटू की माँ जब एकदम किवाड़ तक आ गई तब आश्वस्त करने के ख्याल से उसने कहा। पलटू की माँ ने किवाड़ खोल दिए। भीतर ले जाकर उनके लिए दलहान में खड़ी खटिया डाल दी। फिर उन्हें बैठते देखती रही। काय भैया, कहाँ के आओ, पहले कभू नहीं देखो। हम दोनों शहर में रहते हैं। बहुत झूठ नहीं था। काम की तलाश में वे भागकर शहर पहुँचे हुए लड़के थे। काम तो शहर ने दिया नहीं। सिनेमा आदि दिखाकर थोड़ी तेजी जरूर हाथों में थमा दी, जिसके सहारे वे ख्वाब देख सकते थे। इस सदी का ख्वाब, रईस बनने का ख्वाब। अलबत्ता पक्के सहरातू घाव के अब तक नहीं बन पाए थे। तो शहरी भैया आओ। अब भैया पहले तो पैंट पतलून वाले अलग जज जाते थे, अब तो जिए देखो पैंट डांटे फिरत रहत। अच्छा भैया तुम बैठो, हम आओ तो चूल्हो बरत। पलटू की माँ रसोई घर में घुसते ही वो चुस्त हो आए। उसने अपने साथी को फटाफट इशारा किया। वह बड़ी ठंड है, बड़ी ठंड है करता हुआ गया और बाहर की किवाड़ों की सांकल भीतर से चढ़ा आया। फिर नज़रों को तेजी से इधर उधर दौड़ाने लगा। यह अपना मोर्चा संभालने रसोई घर की देहरी पर पहुंच गया। भौजी, कुर्सी कहाँ है, थोड़ा ताप लेते, बहुत जाड़ा है, तुम बता भर दो, हम उठा लेंगे और सुलगा लेंगे। खटिया के पास धरी उती कंडा धरे, आगे खुदवा के देखो, नहीं तो इत्ते ले आओ, एक दो अंगरा हम धर देबी। दौड़ दौड़ के वो पहले कुर्सी फिर दो चार कंडे रसोई की देहरी पर ले आया और फिर वहीं बैठकर कंडे तोड़ तोड़ कुर्सी पर रखने लगा। राख के नीचे छिपी आग थी। कंडे के टुकड़ों को पकड़ते ही धुआं छोड़ने लगी। रसोई और आंगन के बीच धुएं का एक पर्दा सा खींचने लगा। वो बैठा भी इस तरह कि लगे उसका साथी भी दूसरी तरफ बैठा ताप रहा है, जबकि दरअसल उस भाई की पकड़ में अब तक भीतर की कोठरियाँ आ चुकी थी और वह पट्ठा भीतर दाखिल हो चुका था। अब हाट में वो रौनक नहीं रही जो पहले थी। उसने पिंडारियों को हथेलियों से सहलाते हुए कहा, जैसे उन्हें आँख की झाड़ दे रहा हो। अब भैया महंगाई तो ई तरह हो गई है कि मंडई का खाए ओ का पहिरे। हमारे दद्दा हरन के दिनन में ऐसे होत हो
कि 2-4 साल में बचपन की नई जोड़ी चौतरा पे बंधी जरूर से दिखाने। उसने चाबी भर दी थी और पलटू की माँ चली जा रही थी पटरी पर। वो स्वयं को ऐसे दिखा रहा था जैसे उसे तापने के अलावा दुनिया में दूसरा कोई काम ही ना हो। पलटू की माँ अपना काम करती जाती और बोलती जाती थी। बीच बीच में चूल्हे के सामने बैठी रोटी खा रहे पलटू से भी बतिया लेती थी। चूल्हे के भीतर पतली लकड़ियाँ चटर पटर जल रही थी। गरम राख के रेसे इधर उधर उड़ते हुए कुर्सी के कंडे पूरे सुलग आए थे। बीच के फाँक सी हल्की सी लो कभी उठती कभी गुम हो जाती। समय रेंग रहा था। यही दिक्कत है गांव में। शहर होता पता ही ना चलता। यहाँ समय कम वक्त माथे पर चढ़ जाता और फिर वहीं जमकर बैठ जाता। पलटू की माँ कब तक ऐसे बोलती रहेगी। उससे बातें करते चले जाने के लिए भी कुछ बातें चाहिए थी। वे क्या थी उसके पास। भौजी, तुम किस गांव की हो? पलटू की माँ के थमते ही उसने सवाल ठोक दिया। बिरोरा। और तुम भैया? मैं भी बिरोरा का हूँ। अरे तब तो मातो साचो भैया लागत पहले बता देते। अब देखो, हाँ माई तुम्हारी जीजी और तुम भुज्जी भुज्जी लगाए। पलटू देखो, आए बैठे तुम्हारे मम्मा। उसने हल्की सी फुरहरी अपने भीतर उठते हुए महसूस की। लेकिन वो जानता था इस गांव में तो हर कोई हर किसी का मामा मौसी काका काकी है। यहाँ तक कि हरिजन भी ऐसे ही संबंधों से पुकारे जाते थे। दूसरे गांव के संबंध भी इसी तरह बैठाए जाते थे। इस गांव की लड़की दूसरे गांव में गई तो यहाँ के बड़े बूढ़े उस गांव के कुएं का पानी भी ना पिएंगे। पूरा गांव की लड़के का घर हो गया। उसे सब नाटकबाजी लगता था। जिन हरिजनों को मामा मौसी कहते हैं उनके साथ बैठकर भोजन तो करे कोई। तो भैया बिरोरा में के घर के आओ। जैसे गाय ने एकाएक लात झाड़ी और इससे खुर आ लगा हो। वो घबरा गया। झटके में कह गया था, लेकिन मुसीबत में फंसने वाली बात हो गई। उसने संभालने की कोशिश की। अब यह मुझे क्या मालूम, हमारे परदादा गांव छोड़कर कानपुर चले आए थे। फिर पुश्त दर पुश्त हम सुनते चले आए कि असल में हम बिरोरा के ही हैं। तो का भई, अब हम कहू के कहू जा बसे तो कहीं भी बिरोरा के ही जिज्जी कहो हमें। हम ठाड़ी परेश देत सो नोन दो जने ले लो। सासरे में भैया खा खुआबे सुख रोज रोज मिलत का। शून्यता का एक छोटा गोला सा उसके गले में उतरा, फिर खिंचती हुई नली में परसता और नीचे धंसता चला गया। एकाएक उसकी बोलती बंद हो गई थी। बातें बनाना उसे भी अच्छा खासा आता था, लेकिन ये साफ हो चुका था कि यहाँ वो जितना बोलेगा फंसता चला जाएगा। पलटू की माँ की चिकनी चुपड़ी बातों में कुछ था जो मकड़ी की जाले की तरह बारीक सा कुछ उसके चारों तरफ बुनता चला जाता था। उसे इस माया जाल से दूर रखना चाहिए। फटाफट काम किया और फिर सर्र से बाहर। पलटू की माँ को अब भी ऐसे दिखा रहा था जैसे बहुत इम्तिमाम में हो, लेकिन भीतर भयंकर खलल बलल मची हुई थी। उसकी साथी को अब तक निकल जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी वो कुठरिया में घुसा हुआ पता नहीं क्या सुटुर सुटुर किए जा रहा था। बाहर गली से जूतों की चर मर और बातों में गुच्छे रह रह कर उठते थे। ऐसे में उसकी बेचैनी और भी बढ़ जाती थी। लोग हाट से लौट रहे थे। पलटू का दद्दा कभी भी आ सकता था। कोई दूसरा मिलने वाला भी ये धमक सकता था। तो काहे भैया परेश ठाड़ी। अरे जिज्जी, इतनी जल्दी क्या है? काय का जीजा के संग बैठो ख्वावे खा।
हाँ, उनको भरोसा ना करो। कहो तो हालहू आ जाए, कहो तो अधरता तक ना आए। बात यह है कि हाट में ही हम पेट भर खाकर आए थे। उसने बात को ऐसे ख़त्म किया जैसे चाकू से किसी जंगली को लतर कर काट रहा हो। पलटू की माँ की जिद उस पर झुनझुनी सी चढ़ती थी। अपने साथी से तब उसे जलन महसूस हो रही थी। कमबख्त कुठरिया में कितना सुरक्षित था, उससे बिंधने के लिए यहाँ रहना पड़ा। पलटू की माँ ने जवाब में क्या कहा ये उसने नहीं सुना। ये ज़रूर देखा कि उसने चूल्हे से लकड़ियाँ निकाल ली थी और उन पर पानी खींच रही थी। भाप और धुआं की मिलोनी ऊपर उठ रही थी। पलटू खाना खत्म कर चुका था। वो जोरों से खांसा, अपने साथी को जल्दी करने का इशारा देने के ख्याल से। पलटू की माँ अब किसी क्षण रसोई के बाहर आ सकती थी। वो बाहर आने लगे तभी यह लपक कर रसोई की किवाड़ उमेड़ दे और बाहर से सांकल बंद कर दे। पलटू की माँ चिल्लाएगी जरूर। उसका चिल्लाना पड़ोसी सुने उसके पहले ही उन्हें भाग लेना होगा। अगर पलटू की माँ बाहर आ गई और उसने असली रंग में देख लिया तो फिर खैर नहीं। यहाँ की औरतें खासी खूंखार है, प्रेमी जीव है, पर सुना है रात के अंधेरे में अकेले थेथा लिए चोरों को खदेड़ने भी दौड़ जाती है। पलटू की माँ ने रसोई एक तरफ समेट दी और जूठे बर्तनों को दूसरी तरफ सरका दिए। फिर पलटू को कमर में लादा और दूसरे हाथ में लालटेन उठाकर बाहर की तरफ आने लगी। यही मौका था, झपट कर भीतर दबोच ले। माँ बेटे दोनों का मुंह तोप दे, बांध दे। फिर रसोई घर की कुंडी बाहर से मार कर छुट्टी। अगर उन्हें थोड़ा समय और चाहिए था तो वो भी मिल जाएगा, लेकिन वो बेटा का बेटा रह गया। भीतर कुछ झुरा सा गया था, जैसे ये सब वो पलटू की माँ के साथ नहीं कर रहा था। उस औरत में कुछ था, किसी भी तरह की हिंसात्मक भावना पनप भी ना पाती। वो सोचने लग जाता था, फिर सोचते सोचते ही उसका खून ठंडा हो जाता था। उसे लगा वो अपने साथी के साथ दगा कर रहा है, उसे परेशानी में डाल देगा। पलटू की माँ को घेरे रहने की जिम्मेदारी उसकी थी। उसे क्या मुस्तैदी से निभा रहा है, पर उसका साथी भी तो साला कब से घीस घीस किए जा रहा है। ये नहीं कि तड़ाक फड़ाक उसकी तबीयत बकबकाने को हो आई। बकबकाहट कुछ उस स्थिति को लेकर थी, कुछ अपनी लाचारी पर। उसने खुद को संभाला और कुछ नहीं तो पलटू की माँ को वैसे ही छेके पर जैसे अब तक करता रहा है। पलटू की माँ दलान में पहुंच गई थी। कुर्सी उठाए वो भी पहुंचा, पीछे पीछे करीब दौड़ते हुए। आओ जिज्जी, हाथ पाँव सेक लो। वे दूसरे भैया कहाँ गए? उसे सुरती की लत है, बाहर लेने गया है। बारे मोरे भैया, जावे का पहला कछु बताते तो धरई मनन सुरती धरी। पलटू के दद्दा खा नहीं देखो, दिन भर फाकत रत। पलटू की माँ ने लालटेन नीचे रखी, पलटू को नीचे उतारकर कुर्सी के पास बैठा दिया, पर खुद नहीं बैठी। लालटेन उठाई और रसोई की तरफ बढ़ गई। एक कलूटी बिलिया लहटी है, तना आँख मीच नहीं के पटट से महारानी जू भीतर सरक गई और फिर जीतो खाने नहीं उत्ते पे हाथ मारने। बड़बड़ाती हुई वो रसोई के भीतर कोना कोना टटोल रही थी। पता नहीं काली बिल्ली किस पट्टे से नीचे दुबकी बैठी हो, किस बर्तन के पीछे छुपी हो। आखिर मौका था, रसोई के घुस कर पलटू की माँ को बांध दे। फिर पलटू को यही दलहन में वो रोएगा, बच्चे के लिए औरत बाघिन हो जाएगी। फिर सोचना वो इतना कब से सोचने लग गया हो था। तभी उसका साथी मरियल चाल चलता हुआ आया और उसके बगल में बैठ गया। कोठरियों के बाहर हुई एक एक बात उसके कान में गिरी थी।
फाहे से टपकती तेल की बूंद की तरह उसने अब दोनों हाथ निकालकर गुरसी की आंख के सामने कर दिए थे, करीब करीब हैंडसप के अंदाज में। क्यों बे? ये जोर लगाकर फुसफुसाया। उसका साथी कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर बासी बासी ठंड और कुछ नहीं। उसने फिर कुरेदा। उस पर साथी की आंखें उठी और फिर झुक गई। चेहरा लाचारी से थोड़ा फैल गया। बोलने की जगह मुंह में इकट्ठे हो आए पानी को चाट कर वो गुटकने लगा। दोनों रेसा रेसा बिखर गए थे। क्या हो गया था ये समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने जो तरीका अपनाया था वो शहर में जरूर घिस चुका हो। लोग किवाड़ में लगी आंख से झांकते और दरवाजा ही ना खोलते, लेकिन यहाँ के लिए अभी नया था। कामयाबी की पूरी उम्मीद थी, पर वे एकदम नई किस्म की मुसीबत में आ फंसे। कहीं कोई ऐसी बाधा नहीं जो दिखाई दे, जिसे लोग अलग कर दिया जाए। अदृश्य कुछ था जो धीरे धीरे अजीब ढीले ढाले ढंग से उनके चारों तरफ फैला और फिर उन्हें भीतर से छिलता चला गया। जी जी, अब हम चलेंगे। पलटू की माँ आते ही उसने कहा। काहे थक गए? हाँ, यही समझो। कछु चावने होत का हमारे देत होत तो बताओ। सुना है शहर में कबो पुरोई नहीं परत। और ना ही बैठ सकते थे। उठ खड़े हुए एकदम ध्वस्त। उसने अपनी जेब से 5 का नोट निकाला और पलटू की माँ को पकड़ा दिया। जिज्जी, हमारी तरफ से पलटू को मिठाई खिला देना। पलटू और पलटू की माँ उन्हें बाहर तक भेजने आए। पलटू पूछत कि मम्मा फिर कबे आहो? उन दोनों ने नजरें नीची थी। उन्हें चुराए हुए वे मुड़े और फिर धीरे धीरे अंधेरे में खो गए। यहीं से कहानी की समाप्ति होती है। आप सभी को कहानी कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। चलिए, आप सभी को बाय एवं जय श्री कृष्णा।